हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का इस नई वीडियो में। ये है संडे सवाल का एपिसोड नंबर 6। आप जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा संडे सवाल वो सीरीज है जिसमें हम हर एक चैप्टर, जैसे जैसे हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स करते जाते हैं वैसे वैसे उसके सवाल भी हम देखते जाते हैं जो एग्जाम दृष्टि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस को, वो भी क्लास 10th के जो आने वाले साल में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस मेरे चैनल पे कवर हो रहा है और चैप्टर नंबर 2 हमने पिछले महीने कवर किया था पॉलिटिकल साइंस का। इसके अलावा भी मैंने पहले भी 5 वीडियोस बनाए हैं अगेन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स के बेसिस पे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख लेते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा क्या टॉपिक्स हैं, क्या एरियाज हैं इस चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों ने चैप्टर 2 को देखना है, लेक्चर सुनने हैं, तो आपको कहाँ मिलेंगे। ये है प्लेलिस्ट पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड की। इसमें आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तीनों के दोनों के लेक्चर्स आपको इसमें मिलेंगे। तो ये है, आप जैसे देख सकते हो, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 चैप्टर नंबर 2 का। तो चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल प्रोसेस, जिसमें हमने पूरी इलेक्शन प्रक्रिया देखी थी। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पहले भी पीवाईक्यू में आ चुके हैं और जो चांसेस हैं कि आगे आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कि शुरू करते हैं, 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर से। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कि द डैश अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। कि आपके ऑप्शंस में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या लगता है आपको कौन है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। अब मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था कि इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इंडिया में बॉडी है जिसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि 3 मेंबर्स की बॉडी होती है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर एक इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों ना हो या 2 मेंबर्स क्यों ना हो। इलेक्शन कमीशन का अपना कोई अलग से स्टाफ नहीं होता। वो सरकारी ऑफिसर्स, टीचर्स और बाकी के सरकारी एम्प्लॉयज की मदद से इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को प्रिजर्व करने के लिए, संजोने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी पद से बहुत आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। अब ऐसा क्यों है? अगर उनके उनकी पोस्ट को कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिकल लीडर इजीली उन्हें निकाल सके उनकी पोस्ट से, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर में आके काम करना शुरू करेंगे। पर ऐसा नहीं है, उनकी पोस्ट से उन्हें निकालना बहुत आसान नहीं है, कि इसीलिए वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं होते। हमारा सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऑलरेडी 2023, 2024 और 2025 तीनों साल में आए। पर क्या है ना, यहाँ पे मैं आपसे जो पूछती हूँ ना, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। कि आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2022 का पेपर है। कि आपके क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है ना, वो होता है इससे पॉलिटिकल साइंस का ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन, कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स, और उसमें आपको अपना रीजन भी स्टेट करना है। कि यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपसे क्वेश्चन किया गया है 2022 में तो नहीं, बट आई थिंक 2023 में आपसे क्वेश्चन आया था। यस, ये सेकंड क्वेश्चन है। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कुछ खास सर्कमस्टेंसेस में इलेक्शन कमीशन होल्ड्स री इलेक्शन इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ सेकेंड टाइम। कुछ खास हालातों के तहत इलेक्शन कमीशन किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा इलेक्शन करवाती है, री इलेक्शन करवाती है। और यही सेम क्वेश्चन आप अगर देखिए, तो यही सेम डिट्टो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर भी 2024 में भी। मैं मार्क कर देती हूँ, ये क्वेश्चन है 2024 में भी आपसे पूछा गया है। और यही 2025 में भी आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन क्वेश्चन 1 यही है कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो देख लेते हैं एमसीक्यू में मैंने आपसे कैसे ये क्वेश्चन पूछा है। किन सर्कमस्टेंसेस में, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इलेक्शन कमीशन दोबारा री इलेक्ट करती है किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो आपके लिए ऑप्शंस में क्या है, किन केसेस में कर सकते हैं। अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव ने रिजाइन कर दिया तो,
मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन इलेक्ट होके आए, एक पॉलिटिकल पार्टी एक्स से पर्सन वाई जो है वो इलेक्ट होकर के लोकसभा में बैठे, पर उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरी लोकसभा इलेक्शन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोबारा हो। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रेजिग्नेशन दिया है उन्होंने, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से दोबारा इलेक्शन करके दोबारा रिप्रेजेंटेटिव चुना जा सकता है। या अगर रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे प्रतिनिधि जो है उनकी मौत हो जाए तो भी ये दोबारा किया जा सकता है इलेक्शन। या अगर पता चले कि जब पूरी लोकसभा इलेक्शन हुई या पूरी स्टेट असेंबली की इलेक्शन चल रही थी, उस वक्त अगर हमें रिपोर्ट मिले कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में फ्रॉड से या चीटिंग से या क्या कहते हैं ब्राइब दे करके किसी ने वोट डलवाए हैं, कि किसी ने अपने तरफ रिजल्ट्स को किया है, कि वहाँ पे इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, कि तो उस पर्टिकुलर सीट में, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो दोबारा रिपोर्ट के बाद, पूरी जांच पड़ताल, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद वहां पर दोबारा से इलेक्शन करवा सकती है। कि तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? ए भी सही है, बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका जवाब होगा आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब आपको मैंने ये क्यों ऐसे बताया, क्योंकि अगर आप देखो तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इलेक्शन कमीशन कैन होल्ड इलेक्शंस इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर अ सेकेंड टाइम। अब आपको यहाँ पर ना रीजन भी देना होता है, तो आप क्या रीजन दोगे? इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, इन केस ऑफ डेथ या इन केस ऑफ फ्रॉड। इन तीन खास सर्कमस्टेंसेस के तहत इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, पर्टिकुलरली किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा सेकेंड टाइम के लिए इलेक्शन करवा सकती है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। यही मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया है। इसको बाय इलेक्शन कहते हैं, बाय द वे, ये आप याद रखिएगा। एग्जाम में हो सकता है आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाए, बाय इलेक्शन के बारे में लिखो, या मिड टर्म इलेक्शन के बारे में लिखो, या फिर जनरल इलेक्शन क्या होती है ये बताओ। तो आप लोग ये लिख के आ सकते हो, बाय इलेक्शन में यही होता है कि लोकसभा, विधानसभा से गवर्नमेंट की अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव रिजाइन कर दे, उनकी डेथ हो जाए, तो सीट वैकेंट होती है और उस वैकेंट सीट को फिल करने के लिए इलेक्शन जो होती है उन्हें बाय इलेक्शन कहते हैं। कि बहुत ही इजी चैप्टर था ओवरऑल ये आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ऐसा चैप्टर है जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर डैश कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा इन इंडिया। अब मैंने आपको ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। आपको पहले लेक्चर में मैंने समझाया था कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, सेकंड लेक्चर में भी बताया था। अब आपको मुझे ये बताना है कि इंडिया में लोकसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। क्या वो 250 है, 250 है, 380 है, 380, 543 है, या 430, 430 है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 543। इंडिया में लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसका मतलब है कि लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं। 543 इलेक्टेड मेंबर्स, हर मेंबर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इंक्लूड्स, अब ये भी मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके चैप्टर में अगर आप देखोगे ना, एक आपको लेफ्ट हैंड साइड पे छोटी सी टेबल, एक फ्लो चार्ट दिखाई देगा ब्लू कलर का, जिसमें पूरा इलेक्शन का प्रोसेस दिया गया है। और वो टेबल ना कई बार आपके एग्जाम में देखो बार बार पूछी गई है। मैंने आपको यहाँ पे बताया है 2022 में भी पूछी गई है ये टेबल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेके वोट काउंट होने तक। अगेन 2024 में भी यही टेबल आपको दी गई है। कि तो ये वैसा ही सवाल है, उसी को मैंने एमसीक्यू में बनाया है कि इलेक्शन प्रक्रिया कैसे होती है, इनमें से क्या क्या इलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है। कि तो वोटर लिस्ट फाइनलाइज करना, कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन फॉर्म फिल होना, ये है आपका ऑप्शन ए। फिर आपका ऑप्शन बी है इलेक्शन कैंपेन होना, पॉलिटिकल पार्टी से अपने इलेक्शन कैंपेन्स चलाती है। फिर आपका थर्ड ऑप्शन है वोट डालना, उन वोट्स को काउंट होना और उनकी रिजल्ट डिक्लेयर होना। तो आपका ऑप्शन एक्चुअली अगर एमसीक्यू से हिसाब से देखो तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यही पूरी प्रक्रिया है इलेक्शन की। मैंने आपको यहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है। पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिमार्केशन होती है, कि पूरे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ब्रेक डाउन किया जाता है। फिर वोटर लिस्ट तैयार होती है, हर वो इंसान जो 18 साल से बड़ा है वोटर्स लिस्ट में उसका नाम जारी किया जाता है। जिनकी डेथ हो गई उनका नाम निकाल दिया जाए, जो अभी 18 के हो चुके हैं उनका नाम ऐड किया जाए और फाइनल लिस्ट बनाई जाए।
उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है और उसके लिए वो नॉमिनेशन फॉर्म्स फिल करते हैं कि उन नॉमिनेशन फॉर्म्स को स्क्रूटिनाइज किया जाता है। इलेक्शन कमीशन उनकी जांच पड़ताल करती है कि क्या दी गई इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। और वो इलेक्शन उसके बाद होती है इलेक्शन की कैंपेन। मोर्चा लगाया जाता है, रोड शोज होते हैं, लोगों तक ये बताना कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो हम आपके लिए क्या करेंगे। यही होती है हमारी इलेक्शन कैंपेन। फिर है वोटिंग, जहां पर एक्चुअली आप जाकर के वोट करते हो। अब एक और चीज है, इलेक्शन कैंपेन और वोटिंग के बीच में 48 घंटों का फर्क होता है, 48 आवर्स का गैप होता है। वोट शुरू होने से 48 आवर्स पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना इलेक्शन कैंपेन बंद कर देना पड़ता है। कि क्यों? ताकि लोग सोच सकें कि उन्हें किसको वोट देना है। कि उसके बाद है वोट को काउंट करना। आप वोट डाल के आए और वहां पे इलेक्शन कमीशन पे बैठ के लोग वोट काउंट करेंगे। वोट काउंट होने के बाद डिक्लेयर होता है कि क्या नतीजा आया। और अगर आप कोई किसी को लगता है कि कहीं पे कोई फ्रॉड हुआ है, कोई वजह मिलती है, कोई ऐसा सबूत मिलता है फ्रॉड का, कोई कंप्लेन आती है कहीं से, तो वो कंप्लेंट्स का समाधान निकालना, रिजोल्यूशन करना, वो भी इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन की प्रक्रिया का हिस्सा है। कि जो आपको 2024 में पूछा गया है ना, अगर आप देखो तो यहाँ पर भी इलेक्शन की रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, ये भी एक बॉक्स है। कि और एक्चुअल वोटिंग और रिजल्ट के बीच में क्या आएगा? काउंटिंग आएगा। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स के बाद क्या आएगा? इलेक्शन कैंपेन आएगा। इससे पहले क्या आएगा? वोटर वोटर लिस्ट तैयार करना आएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद। और नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट से पहले वोटर लिस्ट तैयार करना। तो ये हो गई हमारी टेबल पूरी। मतलब यहाँ पर आपके हो गए 2 मार्क्स को तो सिक्योर हो गए। कि इसका पीडीएफ जिससे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, जहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। उसकी लिंक आपको मिलेगी नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 5, डैश वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया 1947 में आजाद हुआ था। आप सब जानते होंगे इंडिया 1947 में आजाद हुआ था। कि तो उसके आजादी के बाद कौन था जो पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना था इंडिया में? तो आपके ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, सुकुमार सेन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा सोचने की बात है। कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वहीं सरोजनी नायडू वॉज अ फ्रीडम फाइटर। सत्येंद्र नाथ टैगोर वॉज इंडिया फर्स्ट सिविल सर्वेंट। तो हमारा ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन 1921 में जब अंग्रेज हुआ करते थे ना, उस वक्त ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज चला करती थी, जिसको आज हम IAS कहते हैं, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या सिविल सर्विसेज कहते हैं। कि तो सुकुमार सेन जो थे वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1921 में सिविल सर्वेंट बने थे। आज़ादी के बाद उन्हें इलेक्शन कमिश्नर की चार्ज दी गई थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। और उन्होंने इंडिया की पहली जो इलेक्शन हुई थी ना साल 1951 में, वो इलेक्शंस इन्होंने हैंडल की थी बहुत ही रेयर एडवर्स कंडीशंस में। तो वो क्या हालात थे वो मैंने आपको कौन से अपने लेक्चर वीडियो में बताए हैं, कि जाके एक बार वो जरूर देखिएगा, या टेलीग्राम चैनल पे आपको उसका पीडीएफ मिलेगा, वो आप लोग पढ़िएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एक मिनट, एक मिनट। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, इलेक्शन कमीशन हैज अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स, डैश इज वन सच मेजर। देखो, हर इलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमेशा हर कुछ समय बाद इलेक्शन होनी चाहिए, और वो फ्री होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम प्रेशर, और फेयर होनी चाहिए, मतलब हर किसी को बराबर का मौका मिलना चाहिए। अब ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन कमीशन का काम है कुछ ना कुछ कायदे कानून बनाना, कुछ ना कुछ मेजर्स अडॉप्ट करना। तो इनमें से क्या है जो एक ऐसा मेजर है कि आए हुए कैंडिडेट्स का जो एप्लीकेशन है उसको उसकी स्क्रूटिनी करना, स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट। जैसे मैंने कहा, कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म, नामांकन पत्र, अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन उनको स्क्रूटिनाइज करता है, उनकी जांच पड़ताल करता है। एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि बराबर बिहेव नहीं करती, जिनका कंडक्ट सही नहीं है, उन्हें डी रिकॉग्नाइज कर देना, या फिर इलेक्शन का टाइम टेबल डिसाइड करना। तो इनमें से क्या है जो एक मेजर है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करने का?
आप लोगों का आंसर है ऑप्शन बी, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर, और कोड को आप कह सकते हो रूल। तो आपको कैसे बिहेव करना है उसका रूल, किसको कैसे बिहेव करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को, खरे कैंडिडेट्स को जो इलेक्शंस में रुक रहे हैं, इलेक्शंस लड़ रहे हैं, उन्हें कैसा बिहेवियर करना है, क्या अलाउड है क्या नहीं है, क्या विद इन लिमिट्स है क्या आउट ऑफ लिमिट्स है, ये कुछ रूल्स हैं जो इलेक्शन कमीशन जारी करती है, जो गवर्नमेंट को भी मानने पड़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी मानने पड़ते हैं, और आप और मैं जो कि वोटर्स हैं हमें भी मानने पड़ते हैं, इलेक्शन के पहले भी और इलेक्शन के बाद भी और इलेक्शन के दौरान भी। ये रूल्स है ना, गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती, इनके अगेंस्ट नहीं जा सकती है। तो आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सम सजेस्टेड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आपके चैप्टर के एंड में है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन की प्रक्रिया में क्या रिफॉर्म्स, क्या बदलाव आने चाहिए। तो इनमें से क्या है जो एक इलेक्टोरल रिफॉर्म हो सकता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, 50% ऑफ कैंडिडेचर, यानी कि जो नामांकन पत्र भरे जाते हैं 50% ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज औरतों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं उन्हें कैंडिडेचर देना, या उन्हें कैंडिडेट के तौर पे खड़ा करना जिनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या फिर पॉलिटिकल लीडर्स जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ अपने रिलेटिव्स को टिकट दें, या फिर बिना किसी कंट्रोल के अनकंट्रोलेबली पैसे का इस्तेमाल करना इलेक्शन को इम्पैक्ट करने के लिए। इनमें से क्या है जो रिफॉर्म लाया जाना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत ऑब्वियस है, इनमें से आप क्या क्या देखते हो, ऑब्वियसली दिखता है यहाँ पे, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको लाना, उसको इलेक्शन में लाना, लोगों के रिलेटिव्स को इलेक्शन में लाना, या फिर बहुत सारा पैसा खर्चना, ये नहीं हो सकता, ये कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं हो सकता के। तो क्या है एक इलेक्टोरल रिफॉर्म जो हो सकता है कि वो है औरतों के लिए 50% कैंडिडेचर या 50% सीट्स रिजर्व करना। जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं उन्हें नहीं मिलना चाहिए। फैमिली अगर लोग अपने रिलेटिव्स को ही टिकट्स देंगे तो इससे फैमिली मोनोपोली बढ़ सकती है, और पैसे का इस्तेमाल अगर मिसयूज किया जाए कि तो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होंगी। तो इसको रोकने का काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। ये चीजें आपको एक शॉर्ट नोट्स रिलेटेड वन वर्ड आंसर्स में बहुत काम आएंगी के। Question number 8. Creating constituencies is the responsibility of the dash of election commission. इनमें से कौन है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्रिएट करता है, कि मैंने आपको ये तो बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, पर इनमें से कौन सी कमेटी, कौन सी कमीशन है इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करने वाली, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्रिएट करती हैं कि। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फाइनेंशियल कमेटी, एजुकेशन कमेटी, ऑप्शन सी दिल्ली डिलिमिटेशन कमेटी, या ऑप्शन डी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी। आई थिंक इसका आंसर अगर आप लोगों ने थोड़ी देर पहले एक जगह पर देखा होगा तो आपका ध्यान गया होगा कि मैंने गलती से कहीं पे इसका आंसर छोड़ दिया था। यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 पे मैंने आप लोगों के लिए आंसर छोड़ दिया था। कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन क्रिएट करता है, डिलिमिटेशन कमीशन क्रिएट करती है कि। डिलिमिटेशन कमीशन का काम है कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना। सो आगे बढ़ते हैं। डी अगेन ये भी किसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम नहीं करते, इनके ऊपर भी कोई पॉलिटिकल दबाव वगैरह कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इफ द वोटर्स डू नॉट वांट टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट दे कैन चूज एन ऑप्शन ऑफ। अगर आपको लगता है कि चार लोग जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो चार कैंडिडेट्स चार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से चुनाव में उतरे हैं, उनमें से आप किसी को वोट नहीं देना चाहते, तो ईवीएम मशीन में आप क्या बटन क्लिक कर किया होगे। अगर आपको किसी को वोट नहीं देना है तो आप किसको वोट, क्या वोट डालोगे। वोट तो डालना पड़ेगा क्योंकि आपका राइट है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी कैंडिडेट जो भी उतरा है उनमें से कोई भी लायक नहीं है कि मैं उसको वोट दूं, तो क्या बटन आप दबाओगे ईवीएम मशीन पे। आपका ऑप्शन है न्यूट्रल वोट का बटन होता है, नन ऑफ द अबाव का बटन होता है, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग का होता है, या री इलेक्शन का होता है कि। तो इनमें से आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर वोटर्स किसी को वोट नहीं करना चाहते तो वो क्या ऑप्शन दबाएंगे, नन ऑफ द अबाव या नोटा।
देखो ईवीएम मशीन पे ना ऐसे लिस्ट की तरह बनाई होती है, ये पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है। उसके आगे आपके यहाँ पे सर्कल रहेगा जिस पे आपको क्लिक करके अपना वोट कास्ट करना है। लगता है आपको कि तीनों में से मुझे किसी को नहीं देना, तो एकदम मशीन के एंड पे रहेगा नन ऑफ द अबाव और उसके आगे उसका बटन। तो आप चाहो तो यहाँ पे वो नन ऑफ द अबाव का बटन क्लिक करके आओ, आपका वोट चला जाएगा, कास्ट हो जाएगा। वो भी काउंट होता है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप नन ऑफ द अबाव भी डाल के आते हो ना, तो उससे भी बहुत फर्क फर्क पड़ता है इलेक्शन पे। आखिरी क्वेश्चन है, लोकसभा इलेक्शंस जो कि हर 5 साल में एक बार होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया बाई इलेक्शंस तो क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। री इलेक्शंस भी मैंने आपको बताया। तो बचा क्या, जनरल और मिड टर्म। तो मिड टर्म और जनरल में क्या फर्क है, आप लोगों को समझ में आया होगा। मिड टर्म इलेक्शंस होती हैं जब लोकसभा की कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जब लोकसभा डिसॉल्व कर दी जाए 5 साल का टर्म पूरा होने से पहले, तो तो इलेक्शन कमीशन दोबारा इलेक्शन लड़ती है पूरे इंडिया में। वैसे तो जनरल इलेक्शंस हो गई, लोकसभा में 543 मेंबर्स इलेक्ट होके बैठ भी गए, लेकिन अगर बीच में किसी को लगे कि नहीं भाई, ये सरकार सही नहीं चल रही, इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, और वो डिसॉल्व हो भी जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हमारे लोकसभा स्पीकर मिलके ये लोग डिसॉल्व कर भी गए इलेक्शन, तो 5 साल के टेन्योर से पहले जब दोबारा अब लोकसभा इलेक्शन की जाए तो उसे कहते हैं मिड टर्म। और जो हर 5 साल होती है उसको कहते हैं जनरल और बाय इलेक्शन। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, तो अगर आपका ध्यान होगा तो आपको पता होगा, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आ गया आपका होमवर्क क्वेश्चन, क्या है जो आपको खुद पता करना पड़ेगा आपके टेक्स्ट बुक में एक बार फिर से देख के। तो आपको बताना है कि बैलेट बॉक्स क्या होता है के, और वो इलेक्शंस में पहले कैसे यूज होते थे। वॉट आर बैलेट बॉक्सेस एंड हाउ वर दे यूज्ड इन इलेक्शंस प्रीवियसली। तो आपको अपना जवाब आंसर देना है, कमेंट्स में देना है कि। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस का ही तीसरा चैप्टर करेंगे, क्योंकि अगस्त का हमारा टारगेट था हम लोग का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 और 6 का, वो हमने कर लिया। हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और हमारा टारगेट का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3, तो वो हम शुरू करेंगे अगले हफ्ते आने वाले मंडे से। तो मिलते हैं, तब तक आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आंसर अपना कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।